दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ और एक्ट है हमारा कंपनी लॉ और कोड है हमारा 4001 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। अब से पहले मैं ऑलरेडी आपके 4 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कराए हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट थे। ठीक है। और आज का जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 80% चांसेस के जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आने के रहते हैं और 50% जो चांस रहते हैं वो 10 नंबर में आने के रहते हैं। 80% चांस इसके रहते हैं 20 नंबर में आने के और 50% चांस रहते हैं इसके 10 नंबर में आने के। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का नाम है हमारा कंपनी अधिवेशन सभा। कंपनी अधिवेशन सभा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर इससे संबंधित आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तीनों ही क्लियर हो जाएंगे एक क्वेश्चन से। ठीक है, आगे समझते हैं। चलने से पहले अगर आपको हमारे नोट्स लेने हैं कंपनी लॉ के, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमारे कंपनी लॉ के नोट्स ले सकते हो। ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। कंपनी अधिवेशन सभा से आप क्या समझते हैं? क्या एक व्यक्ति की उपस्थिति में भी सभा हो सकती है? सबसे पहले ये बताइए कंपनी अधिवेशन होता क्या है, और दूसरा ये बताइए क्या कोई अधिवेशन या कोई सभा अकेले व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, उसको भी बताइए। ठीक है। तो आगे हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं, देखते हैं आंसर की तरफ। कंपनी अधिवेशन सभा का अर्थ, सबसे पहले तो हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, एक्सप्लेन करने की कहीं जरूरत होगी तो एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ बैठकर आपसी हितों के या वैधानिक व्यवसाय के बारे में विचार विमर्श करते हैं उसे सभा कहते हैं। ये सभाएं आकस्मिक यानी आकस्मिक, अनौपचारिक, संयोजित व संगठित हो सकती हैं। इनका उद्देश्य है आपसी हितों की रक्षा, व्यापार की उन्नति तथा आदेश व निर्देश लेना देना तथा चर्चा हो सकती है। सभा कब की जाती है? जब कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है, कोई अनौपचारिक होती है, कोई संयोजित होती है सभा, कोई संगठित होती है। ठीक है, इस प्रकार की सभाएं बनाई जा सकती हैं और सभा में कम से कम 2 सदस्य या 2 से अधिक सदस्य होने चाहिए। ठीक है। कुछ विभिन्न परिस्थितियों में एक व्यक्ति के द्वारा भी अपना कार्य सभा में किया जा सकता है, वो अलग अपवाद है एक, लेकिन कम से कम सभा के लिए 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति सभा में उपस्थित होने जरूरी हैं। ये सभाएं होती क्यों हैं उसे देखते हैं। आकस्मिक अगर कोई घटना घटित हो जाती है, उसके संशोधन के लिए, उसके बचाव के लिए, उससे रक्षा के लिए सभा आयोजित की जाती है। अनौपचारिक या संयोजित सभा आयोजित की जाती है और एक संगठित, है ना। आगे समझते हैं। ये सभाएं पूर्व निर्धारित विषयों पर विचार विमर्श हेतु निश्चित समय व स्थान पर बुलाई जाती है। ठीक है। अब एक बात समझ लेते हैं, ये जो सभाएं होती हैं कैसे बुलाई जाती हैं। जैसे एक कोई सभा है, सभा में सदस्य हैं, कोई कंपनी है, कंपनी के सदस्य हैं 4 मान लो, प्लस मान लो और भी कोई अधिक। इन सदस्य जो हैं, ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों ने पहले ही सभा का समय, स्थान और किस विषय पर होने वाली है इसका सबका निर्णय पहले ही कर लिया है। लेकिन इनको बस एकत्रित होकर उस पर क्या करना है, प्रस्ताव रखना है और समस्याओं का सॉल्यूशन करना है। क्या उपाय हो सकते हैं, क्या व्यापार हो सकता है, जो भी इनके कार्य हो उसमें ये आके डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन समय, स्थान और विषय पहले से ही निश्चित होते हैं। सभाओं का कंपनी की प्रशासनीय व्यवस्था में विशेष महत्व होता है। ठीक है।
सभी सदस्यों व अंशधारियों की होती है, इसलिए इसे व्यापक सभा भी कहते हैं। जो सभा होती है सभी, देखो कंपनी के जितने भी सदस्य होते हैं अंशधारी होते हैं, अंशधारी, निदेशक या कोई अन्य सदस्य, इन जो महत्वपूर्ण है जिनका अनुपात है वो सभी एकत्रित होकर एक सभा बुलाते हैं, और उस सभा में जो पहले से ही नियोजित होती है समय, स्थान और विषय, उसके वहां पे जाकर, उस समय पे जाकर उस प्रस्ताव के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या एक व्यक्ति की उपस्थिति में भी सभा हो सकती है? जैसा कि मैंने बताया था, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना और प्लस में 2 से ज्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं तभी सभा हो सकती है। लेकिन एक अपवाद भी है, अगर किसी कंपनी का सिर्फ एक ही मालिक है, एक ही निदेशक है जो देखभाल कर रहा है, या एक ही अंशधारी है, तो क्या सभा नहीं हो सकती? हो सकती है। किन परिस्थितियों में? कंपनी अधिकरण। कंपनी अधिकरण का अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं। कंपनी अधिकरण का मतलब होता है न्यायालय, कोर्ट। कंपनी न्यायालय द्वारा बुलाई गई साधारण बैठक। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 97 के अनुसार, 2013 की धारा 97 के अनुसार देखते हैं। इसमें एक केस है, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, या तो हमारी डेफिनेशन हो, हेडिंग्स हो या केसेस हो, तो ये हमारे जो एग्जाम के जो नंबर हैं उनको इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, और एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव डालती है। तो हमने यहाँ पे एक केस को ऐड किया है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, क्या एक व्यक्ति सभा कर सकता है, उसको देखते हैं। उसके बारे में एक केस है, इनरी एल ओपेरा फोटोग्राफिकली, 1989 का ये मामला है। इसमें कंपनी के 2 सदस्य थे जिनका 51:49, मतलब 100 में से, जैसे 100 रुपये थे, उसमें से 51 एक ने लगाए थे, 49 एक ने लगाए थे, ऐसे मान लो। या 51% ए व्यक्ति ने अपना हिस्सा दिया था और 49% बी व्यक्ति ने हिस्सा दिया था। इन्होंने फिर एक कंपनी का निर्माण किया था। इसमें कंपनी के 2 सदस्य थे जिनका 51:49 में अंश शामिल था। ठीक है, न्यायालय में निश्चित किया कि कंपनी के 51% अंशधारक द्वारा अकेले बैठक में उपस्थित रहना वैध बैठक माना जाएगा। अगर कहीं पर इनकी बैठक की जाती है कंपनी की, और कंपनी में से 59 वाला व्यक्ति उपस्थित है, 49 वाला व्यक्ति अनुपस्थित है, यानी उपस्थित नहीं है, अगर 51% अनुपात वाला अगर व्यक्ति उपस्थित हो गया है तो उसकी बात को माना जाएगा, उसकी बात को रखा जाएगा, क्योंकि उसके पास अधिकार क्या है, ज्यादा है, तथा वह अपने एकल मताधिकार का प्रयोग करते हुए दूसरे सदस्य को निदेशक के पद से विधि द्वारा हटा सकता है। देखो, एक तो उसे क्या अधिकार है, उसका जो परसेंटेज है, अनुपात है, वो उस 20 से ज्यादा है। एक तो उसका सभा में अगर अकेले उपस्थित होना अनिवार्य है तो अकेला उपस्थित होगा, और उसकी बात को मान्यता दी जाएगी। प्लस जो 51% वाला जो व्यक्ति है, 49% वाले अनुपात वाले व्यक्ति को अगर चाहे तो उसे बाहर भी निकाल सकता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति भी सभा कर सकता है, बशर्ते कि उसका जो अनुपात है वो अधिक मात्रा में हो। आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा, एक ही वर्ग के अंशधारण करने वाले अंशधारियों की बैठक। ठीक है, यदि कंपनी के अंश अनेक प्रकार के हैं, भाई कंपनी में अंश तो बहुत प्रकार के होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, पद होते हैं, ठीक है, व्यवस्थाएं होती हैं, तो अंश बहुत प्रकार के बन जाते हैं, और इनमें से किसी प्रकार के समस्त अंशों को एक व्यक्ति ने धारण किया हुआ है। भाई बहुत अंश होते हैं, बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, पद होते हैं, स्थान होते हैं, लेकिन उन सभी को एक ही व्यक्ति ने स्वयं में अर्जित कर रखा है, स्वयं ने पावर ले रखी है। तो इस प्रकार के अंशधारियों की बैठक के लिए उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र ही पर्याप्त होगी, यानी कि किसी व्यक्ति को संपूर्ण शक्तियां कंपनी की तरफ से प्राप्त हैं। ठीक है,
तो वो व्यक्ति सभा में अकेला खुद ही सभा कर सकता है। खुद ही सभा में अगर बुलाया जाता है न्यायालय द्वारा तो जा सकता है और उसकी बात को मान्यता दी जाएगी। तीसरा है एकल व्यक्ति कंपनी की बैठक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 62 के अनुसार। उपधारा को मैं पहले आपसे पहले बता चुका हूं, आपसे पहले क्वेश्चन में, ठीक है। ये धारा 2 है और इसमें 62 प्रकार के और क्या है उपाय होंगे, व्यवस्थाएं होंगी, विधि होंगी, उसको 62 नंबर दिया गया है और ये है उपधारा के अनुसार। आप समझते हैं, एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है। ऐसी कंपनी में केवल एक ही सदस्य होने के कारण उसके द्वारा आयोजित बैठक में उसकी एकमात्र की उपस्थिति भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैध बैठक मानी जाएगी तथा कार्यवाही वैधानिक होगी। अगर किसी कंपनी का सिर्फ एक ही स्वामी है, अकेले व्यक्ति ने कंपनी को बनाया है, एकल अधिकार रखता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास अधिकार है और न्यायालय द्वारा बैठक कराई जाती है, यानी सरकार द्वारा सरकारी बैठक होती है या वो स्वयं कोई निर्णय लेता है, तो उस व्यक्ति के निर्णय, उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं की जो सभा होती है वो निश्चित मानी जाएगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोई घर बन रहा है, ठीक है, और घर किसी मालिक का बन रहा है, ठीक है भाई। इसमें लेबर कोई बिजली फिटिंग करेगा, ठीक है, कोई पानी की व्यवस्था करेगा, कोई मजदूरी करेगा, ठीक है भाई, विभिन्न विभिन्न, कोई पेंट करेगा, विभिन्न विभिन्न प्रकार के और अन्य कार्य भी हो जाएंगे। लेकिन इन सब का अधिकार, मतलब इन सब को चलाने का, इन सब पे कार्य कराने का अधिकार सिर्फ किसको है? मालिक को है। तो ये क्या हुआ? एकल अधिकार रखता है अपने घर में, ठीक है। लेकिन यहीं पर इस घर को बनाने के लिए दो भाई होते, ए प्लस बी, दो भाई होते और उसको ज्वाइन करके अपने घर को बना रहे होते। तो यहाँ पे बिजली के कार्य में, पानी के कार्य में, मजदूरों को लाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, पेंट की व्यवस्था के लिए, या किस प्रकार का नक्शा होना चाहिए, कब करवाना चाहिए, किस तरह से कार्य हो, उस सब में इन दोनों की क्या होती? बैठक होती। आपस में डिस्कशन करते, फिर एक निर्णय पर पहुंचते। ये तो हो गया अलग। और यहां पे क्या है? एकल व्यक्ति, भाई से स्वयं का अधिकार है, ये अपनी मर्जी से स्वयं ही सभा कर सकता है, स्वयं ही कार्य करा सकता है। समझ गए? उम्मीद करता हूं ये वाला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है, जैसे घर का निर्माण कर सकता है एक व्यक्ति। ऐसी कंपनी में केवल एक ही सदस्य होने के कारण उसके द्वारा आयोजित बैठक में उसकी एकमात्र की उपस्थिति भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बैठक वैध मानी जाएगी तथा कार्रवाई वैधानिक होगी। वो स्वयं उपस्थित है, अकेला व्यक्ति, एकल अधिकार रखने वाला, तो सारे काम सही माने जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है जो कंपनी की जो सभाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और क्यों होती हैं ये सभाएं, ये तो बताइए। अब तक तो हमने ये देखा था कि कंपनी होती क्या है और कंपनी की सभा क्या होती है, ठीक है। सभा में कौन उपस्थित हो सकता है और कितने व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं, क्या एकल व्यक्ति भी सभा में उपस्थित हो सकता है और क्या एकल व्यक्ति की उपस्थिति को मान्य माना जाएगा, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। उपस्थिति, कितने सदस्य होंगे, क्या एकल व्यक्ति भी कंपनी का अधिकारी हो जाएगा और क्या उसकी बात को मान्यता दी जाएगी, ये सारी चीजें अब हमने पढ़ी हैं। अब बात करते हैं ये जो सभाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, सभा के प्रकार, ठीक है, इसको देखते हैं। अब कंपनी सभाओं के यानी बैठकों के प्रकार निम्नलिखित हैं। एक होती है वार्षिक साधारण सभा। प्रत्येक कंपनी को एक वर्ष में एक सभा करना अनिवार्य होता है। इस बात को मैं बता रहा हूं अलग से, वैसे है आगे लिखी हुई है। प्रत्येक कंपनी को एक वर्ष में एक सभा करना तो जरूरी है और ये कौन से तौर पे होगी? कानूनी तौर पे, ठीक है, इसमें कोई विलंब नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
जिसे हम बोलते हैं वार्षिक साधारण सभा। प्रत्येक कंपनी को प्रतिवर्ष एक सभा बुलानी पड़ती है, जिसे वार्षिक साधारण सभा कहते हैं। ये सभा समय समय पर कारोबार के लिए बुलाई सभा से अलग होती है। देखो, एक तो होती है साल में हम कितनी भी सभा बुला सकते हैं अपनी व्यवस्था के लिए, लाभ या हानि पर बात करने के लिए, पदों के लिए, किसी घटना के घटित होने के लिए या किसी विवाद के लिए हम जब चाहे हम सभा बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वार्षिक साधारण सभा होती है ये कानूनी तौर पर बुलानी ही पड़ती है। सही है, ये सभा समय समय पर कारोबार के लिए बुलाई सभा से अलग होती है। कौन सी सभा? वार्षिक साधारण सभा। एकल व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, जो एक व्यक्ति की सभा होती है उसको छोड़कर, जिस कंपनी का सिर्फ एक ही मालिक होता है उसको छोड़कर, ये सभा निगमन तिथि से, यानी जिस दिन कंपनी का निर्माण हुआ है तिथि से 15 महीने के अंदर अवश्य एकत्रित होती है। पहली वार्षिक साधारण सभा को इस तरह आयोजित करने के बाद कंपनी को उस वर्ष वार्षिक सभा बुलाना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो, जब कंपनी का निर्माण होता है, निर्माण की तिथि से, यानी जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट 15 महीने के अंदर अंदर एक सभा बुलानी होती है। ठीक है, ये जो है सभा, ये वार्षिक साधारण सभा होती है और ये कैसी होती है? कानूनी होती है और इसको बुलाना अनिवार्य होता है। आप बीच में कितनी सभा बुला रहे हो, किस उद्देश्य के लिए बुला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये वाली सभा आपको जरूर बुलानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 उपधारा 1 के अनुसार, ठीक है, देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1, ये उपधारा बोलते हैं, धारा 96 उपधारा 1, ठीक है, के अनुसार कंपनी को निगमन के प्रथम वर्ष में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 9 माह की अवधि में प्रथम सभा करनी अनिवार्य है तथा उसके पश्चात प्रथम सभा की तिथि से 15 माह के अंदर सभा करना अनिवार्य है। देखो, इस बात को अभी मैं समझा देता हूं। अभी हमने क्या पढ़ा था? रजिस्ट्रेशन के बाद 15 माह के अंदर सभा करनी अनिवार्य होती है, लेकिन इसमें एक सेक्शन है 96 उपधारा 1 के अनुसार एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है। इसमें क्या बोला है? अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे 1 जनवरी को हो रहा है, ठीक है, पहली सभा 1 जनवरी को, तुम्हारा 1 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका, तो आपको 1 जनवरी 2024 के बीच में जो ये समय है, इसमें आपको 1 वर्ष के अंदर ये साधारण सभा करना अनिवार्य है। ठीक है, पहली बार, प्रथम बार, अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है प्रथम वर्ष, लेकिन जब आप प्रथम सभा कर लेते हो, ठीक है, आपने प्रथम सभा पार कर ली 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 के बीच में जो 1 वर्ष हुआ है, यहाँ पे तुम्हें 12 महीने का समय मिला है। ठीक है, लास्ट के 9 महीने के अंदर कभी भी आप एक सभा बुला सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं ये, अगर आपने प्रथम सभा कर ली है तो उसके बाद जनवरी 2024 के बाद आप 15 महीने के अंदर, 15 माह के अंदर दूसरी सभा बुला सकते हो। तब आपको 3 महीने एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं आपको। सही है, पहले क्या था? 12 महीने के अंदर अंदर बुलानी ही है प्रथम सभा, लेकिन लास्ट वाली जो है, फिर जो और सभा होती है प्रथम वर्ष को छोड़कर, आप 15 माह के अंदर बुला सकते हो। और इन 15 माह में लास्ट के जो 9 माह होते हैं, 6 माह पहले निकाल के, अगर आप पहले 6 महीने में कोई सभा नहीं बुला रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट के 9 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई सभा एकत्रित करनी है। ठीक है, कौन सी? साधारण सभा। आगे समझते हैं। सेक्शन धारा 96 उपधारा 2 के अनुसार कंपनी की प्रत्येक वार्षिक सभा, वार्षिक साधारण सभा
राष्ट्रीय अवकाश के दिन को छोड़कर कार्यालय दिन के समय अर्थात प्रातः 9 बजे से सायकाल 6 बजे के बीच आयोजित की जानी चाहिए। देखो इसमें क्या बोला है, ये जो आप सभा करोगे, पहले तो आपको एक वर्ष में प्रथम वाली और जो लास्ट की होती है 15 मई के अंदर करनी होती है। जो आप सभा करोगे, एक तो राष्ट्रीय छुट्टी ना हो, सरकारी छुट्टी ना होनी चाहिए, सही है। सरकारी छुट्टी वाले दिन आप सभा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सभा किस दिन करोगे, जिस दिन आप का ऑफिस यानी कंपनी खुली होगी। जिस दिन कंपनी खुली है और कार्य चल रहा है उस दिन आप सभा करोगे। और सभा में क्या शर्त है, आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच में ही सभा कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक नियम बना दिया गया है। भाई हो सकता है सभा में कुछ लेडीज भी होती हैं, किसी के पास समय भी की व्यवस्था नहीं होती है, तो आदमी को ये कानूनी व्यवस्था को देखते हुए शाम 6 बजे से पहले, कानून में ये व्यवस्था है कि शाम 6 बजे के बाद यानी 5:30 के बाद कोई भी महिला किसी भी संस्थाओं में कार्य नहीं करेगी। विभिन्न संस्थाओं को छोड़कर, जैसे मेडिकल, होटल, ठीक है, 2-3 चीज ऐसी हैं जहां पर उनको रिलीफ दिया गया है। अन्यथा अदरवाइज और कोई कार्य होता है वहां पे 6 बजे के 5:30 यानी 6 बजे के बाद कोई महिला कार्य नहीं करेगी। तो इसलिए सुबह के 9 बजे से शाम के 6 बजे तक की सभा होगी, ठीक है। अगर ऐसी सभा में चूक हो जाती है तो धारा 97 द्वारा सभा आयोजित किए जाने हेतु आदेश कर सकता है। अगर इस प्रकार की आप सभा नहीं करते हो, कोई चूक हो जाती है, तो ये जो धारा 97 है दोबारा आपको आदेश कर सकती है। दूसरी सभा होती है हमारी असाधारण सामान्य सभा। एक तो होती है अनिवार्य सभा जिसको बुलाना ही बुलाना होता है, दूसरी होती है असाधारण सामान्य सभा। कंपनी अधिनियम की तालिका के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा को छोड़कर अन्य सभी बैठकें या सभा असाधारण सामान्य सभाएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, अगर किसी व्यवस्था को लेकर, लाभ या हानि को लेकर, पद को लेकर, घटना को लेकर, विवाद को लेकर अगर कोई सभा होती है वो असाधारण सभा हो जाएगी। और ये वर्ष में कितनी भी कर सकते हो आप, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये कब हो सकती हैं, कंपनी अपनी दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच किसी विशेष आपातकालीन विषय पर विचार हेतु असाधारण सामान्य सभा बुला सकती है। जैसे सीमा नियम बदलने हो, अंतर नियम बदलने हो, परिवर्तन करने हो, कारोबार का पुनर्गठन करना हो, कंपनी के विलय यानी किसी में मिल जाने, जैसे दो कंपनी है आपस में कंबाइंड हो गई, एक दूसरे में एकत्रित होकर एक कंपनी बन गई, या समापन, किसी कंपनी की समाप्ति होने वाली है तब सभा हो सकती है, को पद मुक्त पर इत्यादि, ठीक है। किसी के पद मुक्त पर इत्यादि यानी कंपनी का कोई सदस्य है, उसके पद को समाप्त किया जा रहा है या उसका जो कार्य है वो कंपनी में समाप्त हो गया है, तो उस आधार पर इन सभाओं का आयोजन किया जाना अनिवार्य होता है, ठीक है, या कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें एक बाल कृष्ण गुप्ता बनाम स्वदेशी पॉलीटेक्स ली, इस केस में इसको एक्सप्लेन किया गया था। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप वहां पे एक केस लिखोगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा और आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। आगे चलते हैं। दूसरा है अंशधारियों की वर्ग सभाएं। ये ऐसी सभा होती हैं जो किसी वर्ग विशेष के अंशधारियों द्वारा अपने अधिकारों या दायित्वों में परिवर्तन करने के लिए बुलाई जाती हैं। एक प्रकार के अंशों को दूसरे प्रकार के अंशों में परिवर्तित करने के लिए, जैसे अमान्यता प्राप्त अंशों को सामान्य अंशों में बदलने के लिए ये सभाएं बुलानी पड़ती हैं। जैसा कि मैंने बताया है, अगर किसी का कोई बदलाव हो रहा है तो आप सभा बुला सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
अंशों के दूसरे प्रकार के अंशों में परिवर्तन, कोई अंश है उसे दूसरे प्रकार के अंशों में परिवर्तित किया जा रहा है। इन सभाओं में केवल उसी वर्ग के अंशधारियों को भाग लेने का अधिकार होगा जो उस सभा में सम्मतित हो। यानी जिनका अंश है और वो अपने अंशों को लेना या देना चाह रहे हैं तो ही वो व्यक्ति सभा में एकत्रित हो सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। कंपनी के अंतर नियमों में प्राय इस प्रकार की सभा बुलाने और उनकी कार्यवाही चलाने के लिए समुचित नियम तथा व्यवस्थाएं दी रहती हैं। भाई अगर आपको कोई अंश लेने हैं, देने हैं, बदलने हैं या उनसे संबंधित कोई बात करनी हो तो अंतर नियम जो कंपनी को चलाने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए जो नियम होते हैं उसके अनुसार नियम व व्यवस्थाएं दी रहती हैं। वो कैसे हैं देखते हैं। नंबर 1, ऐसी सभा कंपनी के अंतर नियम वे बाहरी नियमों के अनुसार होंगे। ये नहीं है कि सभा तो आप बुला रहे हो लेकिन आप नियमों का उल्लंघन करो, नहीं, आप नियमों के अनुसार ही सभा कर सकते हो। अंशधारियों की 1/10 भाग असहमत हो तो निरस्त करने के लिए लॉ बोर्ड में आवेदन कर सकते हैं। देखो जैसे कंपनी है, कंपनी में सपोज करो 100 सदस्य हैं, 100 में से 90 व्यक्ति यस बोल रहे हैं और 10 व्यक्ति ना बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, या 10 हाँ बोल रहे हैं, 90 ना बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम लॉ बोर्ड के पास जा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई जब 90 लोगों का ज्यादा वोट है, अधिकार है, तो भाई ये तो यहीं पे पास हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके पास बहुमत के लोगों का अधिकार होता है तो वो अपनी ताकत के अनुसार गलत कार्य को भी सही करा सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए भी वो उसको पास करा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो 10% लोग हैं ये लॉ बोर्ड के पास जा सकते हैं। इस बात को मैंने अब से पहले समझा दिया है पहले वाले क्वेश्चनों में कि 90% लोगों की बात को भी नकारा जा सकता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा। 100 है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। 100 में से 90 जो लोग हैं और 10% लोग हैं। 90 लोगों के पास क्या है, जो सामान आना जाना है, सामान आय या व्यय मान लो, ठीक है, खरीदना या बेचने के लिए इनका अधिकार है। इनको सिर्फ सामान को उतारने का अधिकार है। ठीक है, सदस्य ये भी हैं, सदस्य ये भी हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन कंपनी ने इनको क्या अधिकार दे दिया है 90 लोगों को कि तुम आप ही खरीदोगे और आप ही बेचोगे। ठीक है, हिस्सा 90 लोगों ने भी दिया है, हिस्सा यहाँ पे 10 लोगों ने भी दिया है। ठीक है, लेकिन ये जो 90 लोग हैं भाई इनको अधिकार है खरीदने और बेचने का, इन 10 लोगों को अधिकार है सामान को उतारने और चढ़ाने का। ठीक है, ये जो 90 लोग हैं अपनी मनमानी करने लगे, भाई लाभ हो या हानि हो अपने स्वार्थ को देखते हुए प्रोडक्ट को बेचने लगे। भाई ये जो 10 लोग हैं अगर ऑब्जेक्शन करेंगे तो इनकी संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ये अपनी बात को तो मनवा सकते हैं। अगर ये गलत कार्य भी कर रहे होंगे तो वोट के आधार पर सब लोग बोलेंगे कि भाई इधर तो ज्यादा लोग हैं तो इनकी बात को हम मानेंगे। लेकिन यहाँ पे इन 10 लोगों का जो हिस्सा है इसमें क्या हो रही है, इनको हानि हो रही है, तो ये क्या करेंगे, इनकी बात को चैलेंज करने के लिए लॉ बोर्ड में जा सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, ऐसा आवेदन सभा की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि में किया जाना चाहिए। ठीक है, जो असहमति वाला है आवेदन, जैसे सभा हुई, तिथि से, सभा की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि में किया जाना चाहिए। जिस दिन सभा समाप्त हुई है उसके बाद 2 सप्ताह या सभा के दिन से 2 सप्ताह के अंदर अंदर इस प्रकार का चैलेंज या असहमति लॉ बोर्ड में डाल देनी चाहिए, आवेदन कर देना चाहिए। 4th है, कंपनी द्वारा इसकी एक प्रति 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजी जानी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा और ये सेक्शन 56 के द्वारा बोला गया है, 4th नंबर का पॉइंट। अब बात करते हैं इसके पनिशमेंट की, दंड की।
दिए गए नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दोषी कंपनी को कम से कम 25,000 रुपये के दंड से दंडित किया जाएगा, जो 5 लाख तक का हो सकेगा। भाई जो दोषी कंपनी है, यानी जो व्यक्ति है, कंपनी का जो व्यक्ति है, कंपनी है, उसको कम से कम 25,000 का जुर्माना, जो बढ़कर 5 लाख तक हो सकेगा, तथा कंपनी अधिकारी जिसने यह व्यतिक्रम किया हो को 6 माह तक के कारावास या अर्थदंड दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, यानी दंड भी देना पड़ सकता है और 6 माह की जेल भी हो सकती है, पैसे भी देना पड़ेंगे और जेल भी जानी पड़ेगी। तो ये सेक्शन बोलता है हमारा धारा 48 उपधारा 5। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कंपनी क्यों पैसे देगी। कंपनी तो एक निर्जीव है, ये पैसे नहीं दे सकती, लेकिन लॉ के अंदर, कानून के अंदर कंपनी को सजीव माना गया है। भाई एक बात बताओ, आपका घर बन रहा है, ये घर है, ठीक है, और घर का मालिक कौन है? ए है या ए बी है, कोई भी मान लो। ठीक है, यहां पर कार्य कर रहे मजदूर को कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी को लाभ या हानि होती है, भाई उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये घर, भाई घर की वजह से ही तो हानि हुई है, और घर किससे संबंधित है? ए या ए बी से। तो इसका जो यहाँ पे अगर कोई लाभ हानि होती है, किसी की घटना घटित होती है, दुर्घटना होती है, तो उसके लिए घर जिम्मेदार होगा, और घर के जिम्मेदार होने के ऊपर पैसे कौन देगा? ए बी, जो सदस्य हैं, घर के जो मालिक हैं, वो देंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपनी जिसके नाम पे चल रही है, जो सदस्य हैं वो हर्जाना देंगे, और वो जो वही सदस्य कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे, यानी पनिशमेंट पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कमेंट आ रही थी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों की कि सर और वीडियोस डाल दो। आप परेशान ना होइए, मैं समय से पहले आपकी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। मैं भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा आपकी वीडियो डालने के लिए और आपको नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, आप परेशान ना होना, मैं डाल दूंगा वीडियो। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, आप इतना प्यार देते हो, धन्यवाद। लेकिन आपसे मुझे एक छोटी सी शिकायत है, जब आप मुझे इतना प्यार देते हो, इतना सम्मान देते हो, मेरी हर बात को मानते हो, लेकिन आप एक छोटी सी बात और मानो, प्लीज आप लाइक कर दिया करो। आप लाइक नहीं करते हो बिल्कुल, वीडियो पे बहुत कम लाइक करते हो। ठीक है, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करो। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।